हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कजित ट्यूशन क्लासेस। होप सो आपका पढ़ना शुरू होगा। डायमेंशंस आपने पढ़े होंगे। डायमेंशंस मतलब वन डायमेंशन, टू डायमेंशंस एंड थ्री डायमेंशंस आपने पढ़ा होगा और आपको समझ गया होगा। ऐसा मैं इच्छा रखती हूँ, ऐसे मैं जाहिर करती हूँ। और मैं आपका आगे का नेक्स्ट टॉपिक पैकेजिंग एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पैकेजिंग एफिशिएंसी पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है, उस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डेरिवेटिव पार्ट है। तो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे मत समझ लीजिए क्योंकि डेरिवेशन से तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस में दिख रहा है। मैंने काफ़ी इजी ट्रिक में इसको लिख के दिया हुआ है। आपके बुक में जो री बुक्स बनी है, जो नई बुक्स बनी है, उसमें काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो आप मेरे ख्याल से इस तरीके से भी लिख दो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि फाइनली आंसर्स हमें वही मिल रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेशंस में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा इसको सोफेस्टिकेटेड बना दिया क्योंकि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको वो थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेशंस में जाता है। ठीक है, उस वजह से केमिस्ट्री तो सभी को पढ़ना है। तो पैकेजिंग एफिशिएंसी हमारा कि सिंपल क्यूबिक में, अब पैकिंग एफिशिएंसी है क्या भाई? तो सिंपल क्यूबिक, जैसे मैंने एक सिंपल क्यूबिक बनाया और मैंने कहा कि सिंपल क्यूबिक में आपको काफ़ी रफली स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, सिर्फ कॉर्नर में 8 एटम्स मिलते हैं। 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स में रहते हैं, उस वजह से इसमें काफ़ी 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 गैप रहती है। और गैप, हाँ मतलब वॉइड्स। ठीक है, तो काफ़ी वॉइड्स रहने की वजह से, ठीक है, तो इसका पैकिंग अरेंजमेंट कितना है, ठीक है, पैकिंग कितनी है और वॉइड्स कितनी है वो हमें निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर हम आगे कोई वो क्रिस्टल से कुछ चीज़ें बनाएं तो वो चीज़ें जो भी बन रही हैं, ठीक है, वो जो भी मेटल से जो भी चीज़ बनती है वो किस तरीके की रहेगी, कितनी मजबूत रहेंगी, कितनी टिटानी रहेंगी, वो सब जज करने के लिए हमें स्पेसिफिकली ये वर्ड्स पढ़ना पड़ता है। ये एक मेटलर्जी का कंसेप्ट है। मेटलर्जी मतलब ये इंजीनियरिंग में जिनको मैकेनिकल इंजीनियर्स जो करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स में एक मेटलर्जी करके टॉपिक जाता है, सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट है, पूरी बुक बनी है उस पर। तो उनमें ये सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें बताएगी कि कोई भी सॉलिड किस तरीके का, अगर आपको गाड़ी बनानी है, आपको एरोप्लेन बनाना है, आपको कोई एयरक्राफ्ट पार्ट बनाना है, कोई शिप का पार्ट बनाना है, तो उसके लिए कौन सा मेटल आप यूज़ कर रहे हो और वो मेटल कितना मजबूत रहेगा, वो उसके अरेंजमेंट्स में बेस्ट रहता है। इसलिए हम ये पैकेजिंग एफिशिएंसी पढ़ती हैं। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे जो भी मेटल है, जो भी आयरन वगैरह है, वो अगर ठंडा होते होते उसमें बहुत बड़ी गैप जनरेट हो गई, तो जितनी बड़ी गैप मतलब उतना वो वीक रहेगा। तो अगर उसके हम रेलवे ट्रैक्स वगैरह बना रहे हैं तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। शिप्स बना रहे हैं तो वो डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। उस वजह से हम पैकिंग एफिशिएंसी इट्स इम्पॉर्टेंट और इसका न्यूमेरिकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से और बहुत बहुत ईजी मेथड में मैंने बना के दिया है। ठीक है, तो आप इसको ही लिखिएगा। होप सो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको ही लिखिएगा। मेरे ख्याल से बुक का जो पैटर्न बना हुआ है न्यू बुक का, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस में बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी थोड़ा सा लेंदी पार्ट किया और उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स भी लगी मुझे, इसलिए मैंने ये अपने पैटर्न की तरफ से लिख के दिया है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में देखिए कि आपको पता ही है कि एज लेंथ, एज लेंथ मतलब क्या होता है, तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल है जिसका जो एज लेंथ, अब मेरा क्यूब प्रॉपरली नहीं बना, आपको यहाँ बड़ा या छोटा, यहाँ बड़ा लग रहा होगा, पर क्यूब आपको पता है कि हर साइड से सेम होता है। तो इसकी जो लेंथ है, हाइट है एंड ब्रेथ है, ठीक है, आपको पता है ना, क्यूब की लेंथ होती है, हाइट होती है और ब्रेथ होती है। तो लेंथ जो है ए है, हाइट भी, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो इस तरीके से सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ए, अगर एज लेंथ हमने कैलकुलेट की तो वो ए है। रेडियस ऑफ स्फीयर, अब रेडियस कहाँ से आ गया भाई क्यूब में, तो क्योंकि हमारे जो क्यूब है, क्यूब तो हम बना रहे हैं पर क्यूब में है क्या, हमने जो क्लिप में देखा था वहाँ पे हमारे 4 एटम्स हैं। ठीक है, सो 4 एटम्स, ये 4 ही बनाए मैंने, आगे के या पीछे के जो भी समझ लीजिए। इससे तो टोटल क्यूब में 8 एटम्स है 8 कॉर्नर्स में, पर मैंने 4 ही बना, अगर मैं 8 बना देती तो और कन्फ्यूजन हो जाता था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो स्पीयर्स है, ये इस तरीके के स्पीयर से अरेंजमेंट है, जो आपने क्लिप में देखा था वीडियो। ठीक है, क्लिप में जो देखा था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 स्पीयर्स टच टू ईच अदर, 2 स्पेस एक दूसरे से टच है, तो इनका जो रेडियस है देखिए, ये आधा रेडियस और ये आधा, तो इस तरीके से आर और आर बना। ठीक है, तो ये आर और आर मतलब इसको मैं 2r लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये आर और आर, ये तो पूरा एज लेंथ हो गया इसका। ठीक है, ये पूरा एज लेंथ हो गया, पर ये जो डिस्टेंस दिख रहा है स्पीयर, अब मैथ्स बैकग्राउंड वालों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, पर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी ये मैंने स्लाइटली ईजी करके दिया कि आपको पता है। ठीक है, अपने 10th तक तो मैथ्स पढ़ाइए कि किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो उसके सेंटर से होता है, तो सेंटर से जो होगा ये आर रेडियस है। तो इस तरीके से सेंटर में आपको दिख रहा है कि सेंटर से यहाँ, सेंटर से यहाँ, इस तरीके से आर है और आर हम 2r लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने एज लेंथ दिया है ए का, रेडियस ऑफ स्पीयर है आर जो लिखा है, सिंस स्पीयर आर टचिंग टू ईच अदर, अब मैंने जैसे कहा कि 2 स्पीयर्स एक दूसरे से टच है, इसलिए मैंने आर और प्लस आर कितना, तो 2r लिख दिया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये जो ए बना हुआ है ये पूरा, ये जो ए बना हुआ है, तो ये की वैल्यू हो गई आपकी 2r, इसलिए मैंने ए इज इक्वल टू 2r। समझ रहा है, तो ये एरिया है। ठीक है, एक एज लेंथ है जो 2r आ गई है। अब मैंने कहा था कि 8 स्पीयर्स 8 कॉर्नर्स में है ना, हमने पैकेजिंग में देखा था कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं, तो ये सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं, ये 8 जब स्लाइसिंग में कटते हैं तो 1/8 पोर्शन में कटते हैं, है ना।
8 इंटू 1/8 ये हमने देखा था। 8 कैंसिल होके हमारा बच रहा था 1, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने बना था यहाँ पे कट के स्लाइसिंग होके सिर्फ 1। इसलिए जे स्पीयर्स आर टचिंग टू इच अदर जो हो गया 8 स्पीयर्स 8 कॉर्नर्स पे है, उस वजह से कॉर्नर शेयर्ड बाय यूनिट सेल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा 1/8 का होगा। सो नंबर ऑफ स्पेस पर यूनिट सेल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए, तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो 10th वाले तक भी था आपको, तो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको तो पता ही होगा, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये मैंने नहीं लाया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, आपको एज इट इज ऐसे ही लर्न करना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम मैंने जैसे कहा था वॉल्यूम क्यूब का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इसके लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ तीनों निकालनी पड़ेंगी। तो ये ए और ए, तो 3 टाइम्स ए है तो मैं इसको ए क्यूब कर सकती हूँ। और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का मतलब ही होगा कि वो क्यूब में रहता है ना, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्यूब में रहेगा आपका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया आपका ए क्यूब। अब ए क्यूब की जो वैल्यू थी, ठीक है, अब मैंने जैसे कहा कि ए इज इक्वल टू 2r था, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 2r क्यूब हो जाएगा। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा है। अगर ए की वैल्यू 2r थी तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2r क्यूब, है ना, 2r क्यूब। और 2r क्यूब का मैं अगर इसका क्यूब निकालूँ तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और r का क्यूब तो r ही रहेगा। होप सो मैं बहुत बेसिकली बता रही हूँ, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छे से ये समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लैरिफाई हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एज लेंथ जो था वो a था, इसको a कहा जाता, स्फीयर जो टच थे वो r और r 2r था, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स है, इसलिए कट के हमारा नंबर ऑफ एटम्स मिला वो 1। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई आर क्यूब के साथ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब क्यूब का मैं निकालूँ तो ए क्यूब, अगर ए क्यूब हो गया, ठीक है, ए क्यूब क्यूब हुआ तो लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ के हिसाब से ए क्यूब हुआ, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 2r क्यूब, तो 2r क्यूब अगर निकालो तो वो 8r क्यूब हो गया। अब हमारा पैकेजिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैंने लिख के भी दिया आपको, और कहा था कि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या दिखा कि वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, तो अगर एक स्फीयर का वॉल्यूम, जैसे मुझे अगर एक स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाए तो मैं बाकी स्फीयर का भी निकाल सकती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, एक स्फीयर का निकाल दूँ, बाद में टोटल क्यूब का निकाल दे, और इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, तो 1 स्फीयर का वॉल्यूम कितना था हमारा, फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, और ठीक है दिख रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर हो गया। और जो हमारा एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑफ क्यूब था, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट से, तो टोटल वॉल्यूम कितना था, तो 8r क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब इंटू 100। होप सो ये समझ गया होगा काफ़ी अच्छे से, काफ़ी इजी ट्रिक है। अब जैसे मैं इसको कैंसिल कर दूँ, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 2 ये तो नीचे ही है, ये ऊपर अगर जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और आर क्यूब और आर क्यूब भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो सब जनरली पता ही होगा, ठीक है। तो π/6, ठीक है ना, ये 3 और ये 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, π/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.142 इंटू 100/6, तो इसका मैं अगर आप देख के निकालिए इसका आंसर, तो इसका जो वैल्यू आ जाती है, इसकी जो पैकिंग आ जाती है 52.37, तो इसको मैं राउंड फिगर में 52.4 लिख सकती हूँ। तो अगर हमारा ये क्यूब 52.4% पूरा भरा हुआ है तो फिर इसमें गैप कितनी रहेंगी, तो अगर ये मैं 100 में से माइनस कर दूँ तो मुझे इसकी गैप मिल जाएगी, है ना। 52.4 को मैं 100 में माइनस कर दूँ तो मुझे गैप मिल जाएंगी। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इजी है। आगे जो पार्ट्स है दोनों बीसीसी और एफसीसी थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेशंस में है, कॉम्प्लिकेशंस में डरा नहीं रही हूँ मैं, हमेशा डराती नहीं हूँ, बट स्टिल अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेम रिदमेटिक पार्ट है, क्योंकि सेम पार्ट आगे भी कैरी हो रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिए। सिंपल क्यूबिक में ए जो है यूनिट सेल है, स्फीयर जो है आर हो गया, स्फीयर जो टच हो रहा है इसका इक्वल टू 2r हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई क्यूब हो गया, क्यूब का जो वॉल्यूम है ए क्यूब था। अब मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज डाली और आंसर निकाला, ठीक है। ये मैं आगे फिर से रिवाइज करा दूंगी, पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। और है दिख ही रहा होगा सब, है ना, प्रॉपरली दिख रहा होगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा बीसीसी। बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। अब बॉडी सेंटर्ड में आपको दिख रहा है फिर से वही पार्ट, ठीक है, मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में आपको दिख रहा है कि बीसीसी स्ट्रक्चर एक क्यूब बनाया हुआ है फिर से, ठीक है, इसको तो सेंटर में है ही, पर एक आपको दिख रहा है कि सेंटर में भी एटम है, और सेंटर में एटम होने की वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो पता ही होगा, ठीक है, इंग्लिश बैकग्राउंड से है ना सब, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक त्रिकोण बन गया, है ना, मेरा तो मराठी में नहीं था भाई, तो एक त्रिकोण बन गया, और वो जो त्रिकोण रहता है उसको कहा जाता है स्पेसिफिकली
जो त्रिकोण रहता वो जो बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का, हमेशा 90 डिग्री रहता है। आपको पता होगा कि त्रिकोण, ठीक है, एक ट्रायंगल जो है जिसका एंगल है 90 डिग्री, उस वजह से हम ये आगे कैरी करेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जब लाइन बन रही है ए टू डी, ठीक है, ए टू डी क्या बोला जाता है, तो हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस व्यास बोलते थे हम इसको, ठीक है। तो ए टू डी जो है हाइपोटेनियस हो गया, आर और आर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर बना हुआ है और ये एक स्फीयर बना हुआ है। तो टोटल हमारे 3 स्फीयर्स, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट इमेज बना दी, ये 1 2 एंड 3, इस तरीके से 3 इमेजेस बनी, 3 स्फीयर्स है। अब 3 स्फीयर्स है तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक इसका आर सिंगल आर है, सिंगल आर रेडियस है, ये पूरा स्फीयर टच हुआ है, मतलब ये आर और ये आर, तो ये बन गया आपका 2r, दिस इज आर, ये 2r और ये भी आर। तो इस तरीके से आपके कितने आर बने हैं, तो 4r, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होता, ठीक है। एक ट्रायंगल बन रहा है तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी, ठीक है। तो ए डी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आई होप सबको ये समझ रहा होगा। तो 2 ट्रायंगल्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर से हम वही स्टार्टअप करते हैं कि सपोज द एज लेंथ क्या है, ए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये ए है, ये ए है, ये ए, एज लेंथ है ए, स्पीयर जो हो गया रेडियस ऑफ स्पीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्पीयर है आर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्पीयर है आर। अब जैसे मैंने बताया था कि इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर देयर आर 8 स्पीयर्स, ठीक है। तो 8 स्पीयर 8 कॉर्नर्स पे है, लिख के दिया है, एंड 1 इज इन द सेंटर पे है। तो हमने जब इसका चैट ये किया था, ठीक है, इसका जब स्लाइसिंग किया तो स्लाइसिंग करने के बाद आपको दिखा था कि ये जो कट रहे थे इसका जो बना था 1 एटम और ये सेंटर में था, तो ये तो स्लाइस हुआ ही नहीं, तो ये भी था 1, तो ये 1 + 1 कितने हो गए थे हमारे नंबर ऑफ स्पीयर्स, तो 2। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्पीयर्स कितने हैं, 2। अब ये अच्छे से याद ही रखो कि सिंपल में एक ही नंबर ऑफ एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और एफसीसी में 4 होता है। ये कभी भी आपको नींद में से भी किसी पूछ ले जगा के तो याद रखना, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी जाता है ये, ठीक है। तो हम अभी ट्रायंगल्स की तरफ जाते हैं। तो पहला मेरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, तो मेरा ट्रायंगल है छोटा सा ए बी सी, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये ए बी सी ट्रायंगल है। अब ए बी सी ट्रायंगल में मुझे अगर कुछ निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए सी स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हाइपोटेनियस है। तो ये आपको पता है पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मैंने ए सी स्क्वायर लिखा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि एंगल्स जो होते हैं, सॉरी, जो क्यूब होता है उसका जो एज लेंथ है वो सबका ए है, सेम है ना। तो ए, तो यहाँ का भी ए ही होगा। तो जैसे ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर का ए स्क्वायर लिख दिया, ए बी स्क्वायर का भी ए स्क्वायर हो गया और बी सी स्क्वायर का भी ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 2a स्क्वायर, ठीक है। ये काफ़ी इजी ट्रिक में मैंने लिख के दिया है, अब तो ये आपको समझ रहा होगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट है हमारा सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी। अगर ए सी डी नेक्स्ट वाला ट्रायंगल हम ए सी डी ये वाला ट्रायंगल अगर पढ़े तो आपका जो ए डी है वो आपका हाइपोटेनियस है यहाँ पे। तो ए डी स्क्वायर जो हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की तो वैल्यू हमारी निकली है, तो मैं यही वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 2a स्क्वायर है, इसलिए मैंने 2a स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया। सी डी स्क्वायर तो हमारा फिर से ए स्क्वायर रहेगा, तो ये स्क्वायर, तो इस तरीके से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये 3a स्क्वायर। तो मैं इसको इसके तरीके से लिखूँ या स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करके हम स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट बना लूँ, तो ए डी इज इक्वल टू √3 है, ये तो समझ गया होगा, ठीक है, क्योंकि रूट में डाल दिया मैंने, ठीक है। दोनों को स्क्वायर है इसलिए दोनों को इसको रूट में डाल दिया, तो ए डी इज इक्वल टू √3 है। ये बन गया आपका एक ट्रायंगल्स के कुछ सर्टिंग पॉइंट्स। अब पूरा फिगर में आपको दिख रहा है, फिगर में क्या दिख रहा है आपको, ए डी जो है, ठीक है, जो ए डी है उसमें 3 स्फीयर्स आ रहे हैं और 3 स्फीयर्स आ रहे हैं, और तो आर कितने बन रहे हैं हमारे 4 टाइम्स आर बन रहे हैं, तो ए डी इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू अगर 4r है तो मैं ये ए डी की वैल्यू में, ठीक है, 4r डालना पड़ेगा ना, तो ए डी इज इक्वल टू 4r, तो ए डी इज इक्वल टू 4r, तो क्या हो जाएगा √3a इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो ये ए डी की वैल्यू मैंने इसमें डाल दी 4r, ठीक है। 4r डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि √3a, ठीक है, √3 इंटू ए इज इक्वल टू 4r, या फिर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैंने a को बाहर निकाल दिया, 4r/√3 सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ मैंने वैसा ही लिखा हुआ है, समझ रहा है, ठीक है। ये ए डी इज इक्वल टू √3 है हमारा, ये ट्रायंगल से वैल्यूज आई, पर हमारा पता है कि हमें ए डी जो है हमारे 4r है, तो ए डी की वैल्यू अगर 4r है तो मैं ए डी की वैल्यू इसकी जगह डाल देती हूँ, तो ए डी इज इक्वल टू 4r है, तो √3a इज इक्वल टू 4r, तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो ए मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि एज लेंथ ही है हमारी, और 4r/√3, तो ये हमारा कुछ पार्ट बन गया। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, अब फिर से ए क्यूब क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा ना वॉल्यूम क्या था, ए और ए, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ, तो इस तरीके से ए क्यूब बना। अब ए क्यूब में हमारी जो वैल्यू आई ये हो गई हमारी, ठीक है,
4r√3 और क्यूब 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 क्योंकि इसका क्यूब है तो इसका क्यूब है तो इसको भी क्यूब देना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। अब 4 का जब क्यूब रहेगा तो 4 का क्यूब तो पता ही है आपको, 4 × 4 × 4 कितना हो गया भाई 64 और r का क्यूब तो r का क्यूब ही रहेगा और √3 है तो √3 भी क्यूब में था, ठीक है, इसलिए इसको भी 3√3 लग गया, ठीक है, समझ रहा है। तो 4 का क्यूब 64, r का क्यूब आया क्योंकि क्यूब पूरा होल में था, ठीक है, क्यूब पूरा ब्रैकेट में लगा हुआ है, पूरे टर्म्स को क्यूब लगा है इसलिए सबको क्यूब लगेगा, ठीक है, ये बन गया हमारा एक फॉर्म, ठीक है, 64 r³ 3√3। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं अगर निकालूँ तो फिर से मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आ गया 4/3 πr³, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने स्फीयर्स थे हमारे पास, 2 स्फीयर्स है ना, 2 स्फीयर्स मैंने पहले ही बताया कितने स्फीयर्स है हमारे पास, 2 स्फीयर्स है। अब 2 स्फीयर्स है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, सिंपल में हमने यहाँ वैल्यू नहीं लिखी थी क्योंकि वहाँ पे 1 ही था तो 1 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करती उतना ही आता, तो 2 × 4/3 πr³। अब 2 × 4/3 मतलब 4 2 8 आ गया तो 8/3 πr³, ये हमारा एक फॉर्म आ गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब पैकिंग इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो आपका तैयार हो गया। अब पैकिंग इफिशिएंसी हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, अब 2 स्फीयर क्यों लिखा, क्योंकि हमारा BCC है, 2 स्फीयर्स है और यहाँ पे आपका यूनिट सेल है, तो जैसे मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कि 8/3 πr³ अपॉन 64 r³ 3√3, ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 8 × 3 तो ये अगर मैं कट दूँ, ठीक है, तो 8 8 से 64 कटेगा, √3 कैंसिल हो गया, √3 बचा हुआ है आपका, √3 कटेगा नहीं, ठीक है, r³ कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा क्या है तो पाई बचा है, √3 बचा हुआ है और नीचे जो मैंने कहा ना 8 8 × 64 तो ये बचा 8 तो 8 आ गया नीचे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी 8 × 100। अब √3 की जो वैल्यू है आपको स्पेसिफिकली कहाँ पे मिल रही है तो आपको मिलेगी ये लॉग बुक में, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, इसकी मुझे पैकिंग इफिशिएंसी मिली 68% और जो वाइट्स था अब मैंने फिर से 100 मैंने 68 कर दिया तो 32% मेरा वाइट मिल गया। ये हो गया BCC अरेंजमेंट, ठीक है, तो BCC अरेंजमेंट के बाद लास्ट हमारा फाइनल टॉपिक बचता है FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आई होप सो ये आपको समझ गया होगा, इसमें 2 ट्रायंगल्स आपको पढ़ने, बाकी सिमिलर थिंग्स है, 2 ट्रायंगल्स है, एक ABC और एक ACD, और ट्रायंगल्स के बाद आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, तो ये एज इट इज़ वैसे के वैसे ही लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए इसको। फिर BCC के बाद में FCC भी बता देती हूँ शॉर्टलिस्टेड तरीके से। FCC में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है कॉर्नर्स में तो एटम्स हैं ही, 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स तो है, साथ साथ में आपको फेसेस पे भी दिख रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल जो बनता है जैसे ABC ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो एज लेंथ फिर से A है, रेडियस ऑफ स्फीयर फिर से R है, फिगर में 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स में मिल रहे हैं, 6 जो है फेसेस में मिल रहा है। फिर से मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूँ तो जैसे मैंने कहा इसका स्लाइसिंग होने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये जो है ये कटेगा 1/8, तो ये 1/8 × 8 से कटा तो 8 8 कैंसिल होकर 1 बचा, और ये जो है ये हाफ हाफ कटेंगे, ठीक है, 1/3 हाफ हाफ कटेंगे, हाफ हाफ कटने के बाद ये बचेंगे आपके 3, टोटल स्फीयर्स जो बचेंगे ये 3, तो 3 और 1 बन गए आपके 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्फीयर्स हमारे 4 है। अब फिर से हमारा ट्रायंगल बन रहा है एक ABC, तो हाइपोटेनियस लूँगी मैं AC² = AB² + BC², फिर से मैंने वही डाल दिया। अब मुझे पता है कि हर एक जो एज लेंथ होती है वो A है और यहाँ पे स्क्वायर है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो AC² = AB² + BC² है ना, AB² + BC², तो A² + A² ये बन गया आपका 2A²। अब डायगोनली अगर मैं इसको लिखूँ, फेस डायगोनल अगर है तो AC = √2a भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकती हूँ, या AC = √2a² भी लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इस पे था ऑलरेडी, तो स्क्वायर होने की वजह से मुझे स्क्वायर इस पे लिखना पड़ेगा। पर मुझे फिगर में क्या दिख रहा है कि AC = 4r, फिर से वही पार्ट जाएगा आपका कि AC में जो AC जो है यहाँ पे मेरे फिर से 3 स्फीयर्स आ गए, 3 स्फीयर्स आ गए, तो यहाँ पे मेरे कितने r बन गए हैं 4r, ठीक है, 3 स्फीयर्स में मेरे 4r कवर हुए, तो 4r कवर हुए तो मैंने वैल्यू AC = 4r डाल दी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू अगर डाल दूँ, ठीक है, तो AC की जगह मेरी वैल्यू आ गई 4r√2 है, ठीक है, और ये भी मैं फिर से मॉडिफाई कर सकती हूँ पहले वाले जैसा ही, A को मैं बाहर निकाल दूँगी, A = 4r/√2, ठीक है। अब मैं जैसे इसको मॉडिफाई करती हूँ तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2√2r, मैं इसको 4r/√2, ये 2√2r क्यों आई, कैसे आई, तो ये मैं आगे बाद में बता देती हूँ, ठीक है, तो A = 4r/√2, तो अगर ये √2 है तो इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हमें फिर से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो A³ आपको पता है, ठीक है, तो A की वैल्यू जो है A³ में 2√2r³ आ गई, तो क्योंकि अगर A³ है तो ये क्यूब में जाएगा, तो 2√2r³ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी A³, तो ये आ गया आपका 2, तो 2 का जो क्यूब आ गया वो 16 है ना, 2 × 2 × 2। अब ये किस तरीके से आया, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बना के दिया है नीचे, ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, आप डायरेक्टली 16 2√2r³ लिख सकते हो,
ठीक है, 16√2r³ लिख सकते हो, पर आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखना है। तो जैसे मैं ये मॉडिफाइड कर रही हूँ, तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू √2 का क्यूब इंटू r³, ठीक है, ये हो गया। अब 2 का क्यूब कितना हो गया तो हमारा 8, ठीक है, 2 का क्यूब हो गया हमारा 8, स्पेसिफिकली 8 हो गया ना, 2 का क्यूब हो गया 8, √2 अगर 3 टाइम्स है तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू r³ लिख रही हूँ मैं, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है, और ये √2 बचा हुआ है आपका इंटू r³। अब 8 इंटू 2 16 हो गया, 16√2r³। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंग्स है, ये आपको लिखनी नहीं है, ये मैंने ये यहाँ से सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से है, अदरवाइज आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरीके से है। थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो AC इज इक्वल टू जैसे √2 है, तो ट्राइंगल में आपको AC² लेना है, AB² प्लस BC², AC² इज इक्वल टू A² प्लस A² प्लस 2A² हो गया, AC इज इक्वल टू √2A हो गया, AC इज इक्वल टू √2A² हो गया। इसको मैं AC, अगर मैंने जैसे देखा कि AC में क्या दिख रहा है आपको 4r, तो AC की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो मुझे एक सम मिल रहा है, A इज इक्वल टू 4r/√2। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूँ, ठीक है, तो A इज इक्वल टू 4r/√2 मतलब मैं इसको 2√2r लिख सकती हूँ। तो 2√2r लिखने के बाद आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में अगर मैंने ये वैल्यू में पुट किया A³ इज इक्वल टू 2√2r³, तो ये 16√2r³ कैसे आया, तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। 2√2r³ को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, पर आपको ये एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है, अगर ये आया भी लिखने तो आपको ये डायरेक्टली लिखना है, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा थिंग्स बना के दी है। अब फिर से हम फोर स्पेयर्स क्यों आए थे, हमारे टोटल वॉल्यूम में 4 स्पेयर्स आए थे, क्योंकि 4 इंटू, ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 4, अब 4 इंटू 4/3 πr³ आ गया। अब 4 4 से 16 हो जाता है, 16/3 πr³, ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है, ये एक बन गया हमारा, और यहाँ पे आपका ये एक बन गया, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स का टोटल वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला में वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स, तो वॉल्यूम 4 स्पेयर का था 16/3 πr³, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो था, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा है 16√2r³ इंटू 100। तो ये हमारा देखिए आपको क्या क्या कैंसिल आउट मिल रहा है, यहाँ पे r³ कैंसिल हो जाता है, 16 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर बचा क्या है हमारे पास, तो पाई बचा हुआ है, ठीक है, पाई बचा हुआ है, 3 बचा है, √2 बचा है, तो 5/3 इंटू 100, तो पाई की वैल्यू 3.142, 3 की वैल्यू तो है ही, इंटू √2 की वैल्यू आ जाती है लॉग बुक के हिसाब से 1.414 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 74% पैकेजिंग मिली। अब 74% पैक भरा हुआ है ये, ठीक है ना, भरा हुआ लगेगा ही, क्योंकि फेस सेंटेड में पूरा पैकिंग है, पैक्ड है। तो जो गैप रहेंगी या वाइड्स जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी, तो 26%। तो ये हो गया आपका फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। तो ये आपका हो गया आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, ठीक है। तो ये मैं अगले क्लास में फिर से थोड़ा स्लाइटली रिवाइज करा दूँगी शॉर्टलिस्ट में, पर ये आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बुक के हिसाब से लिखोगे, न्यू बुक में जो बना हुआ है उसके हिसाब से लिखोगे, तो थोड़ा क्या बहुत अच्छे से कॉम्प्लिकेशंस में है वो, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि पैटर्न तो वही है, सिर्फ थोड़ा सा हम थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख रहे हैं, स्लाइटली थोड़ा ईजी बना के लिखा दिया मैंने, ठीक है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में है। तो जो JEE नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो भी लोग ये अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपको कोई नहीं सॉल्व करके देगा, ये चीज़ें सॉल्व करके कोई नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट आपको आंसर्स देंगे कि ये 2√2r³ का 16√2r³ आया कैसे। तो ये इसका तरीका है, मैथ्स वालों को अच्छे से आ जाएगा होप सो, या उनको भी नहीं आएगा पता नहीं मुझे, पर ये आपको इजी ट्रिक में मैंने निकाल के दिया है। तो आपका आज का टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे पैकेजिंग एफिशिएंसी का। तो हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 52% पैकेजिंग है, ठीक है। फिर हमारा बॉडी सेंटर में 68% पैकेजिंग है, और फेस सेंटर में हमारा 74% पैकेजिंग है। तो इस तरीके से हमारे पैकेजिंग एफिशिएंसी क्लैरिफाई हो गई। अब आगे हम डेंसिटी पढ़ेंगे। डेंसिटी एक फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है, तो डेंसिटी में हमने देखेंगे कि किस तरीके का फॉर्मूला बनता है। सेम थिंग्स रहेंगी, यही थिंग्स रहेंगी, पर सिर्फ डेंसिटी में इसमें डी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो डी इन्वॉल्वमेंट क्या है, फिर हमें A³ किस तरीके से निकालना है, हाँ ये A³ बहुत ज़्यादा काम में आएगा, हाँ, या A³ किस तरीके से निकालना वगैरह है। तो A³ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स में। क्यूब निकालना तो वैसे भी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग चाहिए, लॉग बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा कवर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आगे फर्दर लेंगे ही। तब तक के लिए आप इसके अच्छे से नोट्स बना के रखिए, पढ़ लीजिए इसको, और तब तक के लिए बाय, गुड बाय, ठीक है।